चलो बच्चों देखना, तो आज हम लोग देखना स्ट्रेट लाइन का आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सर ना आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ एंगल्स से। ठीक है, जैसे देखना, मान लो अगर तुम्हारे कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स अगर होते, ठीक है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स है और अगर इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर m है और इस वाली स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप तुम्हारे क्या है m2 है, इसका m1 था इसका m2 था, तो इन दो स्ट्रेट लाइन्स के बीच का जो अपना एंगल आएगा वो तुम्हारा जो आएगा tan अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू कितना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता है, tan अल्फा इज द, सिंपली ध्यान देना, acute angle between any two straight lines, acute angle between any two straight lines। ना चूंकि इसको हमेशा एक्यूट एंगल होना था तो tan अल्फा को हमेशा पॉजिटिव होना था। सोचो अल्फा अगर एक्यूट होगा तो tan अल्फा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए मैंने सिंपली क्या करा है, मॉड लगा दिया, तो उससे ये इंश्योर हो जाए कि ये जो चीज अगर नेगेटिव अगर आ भी जाएगा तो ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। और ये फील करने की कोशिश करना, तुम कोई भी दो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, जैसे अगर तुमने ये दो स्ट्रेट लाइन बनाई तो यहां से देखने में लग रहा हो कि इनके बीच में एंगल तो ऑब्ट्यूज था, लेकिन ये जो tan अल्फा उस केस में देगा वो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एक्यूट एंगल होता उसका tan देता। समझ गए? तो तुम कोई भी दो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उनके बीच में जो भी एक्यूट एंगल होगा उसका जो tan आएगा वो सीधा तुम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में दो एंगल्स होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। समझ गए ना? तो अगर एक एंगल तुमने निकाल लिया tan अल्फा यहां से, तो दूसरा अगर एंगल तुम्हें निकालना होगा तो सीधा पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा कर देंगे सीधा। समझ गए? तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एक्यूट एंगल होगा वो सीधा हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, ये आया कैसे, ये कैसे सोचेंगे, तो ये सोचने के देखना, मान लेते ये जो होता इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता, मान लेते कुछ अपना θ1 होता, और इस वाली लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता मान लेते ये θ2 होता, तो जरा सोचो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये सोचो क्या होगा, ये सोचो θ2 में से θ1 माइनस करोगे तो सोचो वही तो होता, मींस इनडायरेक्टली सोचो हमें θ2 माइनस θ1 चाहिए, ये चला, तो tan ऑफ θ2, तो tan ऑफ θ2 ये तुम्हारा कितना था m2, और tan ऑफ कितना θ1 ये तुम्हारा कितना था m1। हमें क्या चाहिए था θ2 माइनस का कितना θ1, लेकिन इसका मैं tan निकाल लेता हूं, तो इसका tan कितना आएगा, tan a माइनस tan b, तो tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन कितना 1 प्लस tan ऑफ θ1 इंटू कितना tan ऑफ θ2। अब सबके लिए सिंपली छाप दो, तो वही आ जाएगा कितना m2 माइनस का m1 अपॉन कितना 1 प्लस m1 m2। बट चूंकि हमें इसको एक्यूट एंगल रखना था तो इसलिए सिंपली हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक मॉड लगा दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे कि दो लाइंस के बीच का अगर एक्यूट एंगल हमें निकालना है तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा, ये चीज। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, inclined at pi by 4 angle, inclined at pi by 4 angle from 3x plus 4y equal to 1 and passing through 6,1। जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता कि हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो ये जो गिवन लाइन है इससे पाई बाय 4 एंगल पे इंक्लाइंड हो, समझ गए, और 6,1 से पास हो। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, तो देखो ये कोई भी गिवन लाइन होती जिसका स्लोप जो है वो तुम्हारा कितना माइनस का 3/4 है, समझ गए ना, इसका स्लोप कितना था, माइनस का 3/4 था। अब हमें एक ऐसी लाइन चाहिए थी जो इससे पाई बाय 4 पे इंक्लाइंड था, तो इससे पाई बाय 4 पे इंक्लाइंड सोचो, ये फील करने की कोशिश करो पहले, तो ऐसे दो लाइन्स होंगे जो इससे पाई बाय 4 पे इंक्लाइंड होगी, एक इसके सोचो इस साइड और एक इसके सोचो इस साइड। ये चला, इस गिवन लाइन से पाई बाय 4 इंक्लाइंड पे लाइन जो होगी वो दो होंगी, एक इस साइड होगी एक इस साइड होगी। समझ गए? अब हमें सर ना ये जो दो लाइंस थी इनकी इक्वेशन चाहिए थी, तो देखो, तो ये जो दो लाइंस होंगी ये भी कंफर्म था इनको किससे पास होना था, 6,1 से। ठीक है, तो 6,1 हमें जैसे हम इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसका पॉइंट तो हमें पता था, बस इसका हमें स्लोप और चाहिए था। तो इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपली मान लेता हूं कि इसका जो स्लोप होता, मान लेते कुछ m होता। ठीक है,
और इसका जो स्लोप होता वो तुम्हारा कुछ दे रखा कितना, -3/4। अब इनके बीच में जो एंगल था वो π/4 होना चाहिए था। तो दो लाइंस के बीच का एंगल हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो दो लाइंस के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा, तो tan ऑफ π/4 इक्वल टू, किसी को भी m1 मान सकते हो, किसी को भी m2 मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली मॉड लेना ही अपन को। ठीक है, तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2, समझ गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस m1 m2, 1 माइनस का कितना 3/4m, समझ गए। तो दिस इज इक्वल टू कितना, tan π/4 मींस ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से इसको सिंपलीफाई कर लो, तो 4m प्लस का 3 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा, 4 माइनस का कितना 3m, इसका मॉड इक्वल टू कितना 1। और मॉड को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बार इस चीज को प्लस में खोल देते हैं, एक बार इसको माइनस में खोल देते हैं। तो एक बार देखना इसको प्लस में खोलते हैं, तो प्लस में खोलोगे तो कितना बन जाएगा, 4m प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 माइनस का कितना 3m। तो यहां से समझना जो आएगा, तो 7m इज इक्वल टू m, तो m कितना आ जाएगा 1/7। ये चला, एक बार माइनस में खोल देते हैं, तो माइनस में खोलते तो 4m प्लस का 3, ये तो वैसे ही रहता, इसको माइनस में खोल देते ये कितना बन जाता, 3m माइनस का 4 बन जाता। तो यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू कितना माइनस का 7। तो यहां से दूसरा जो m की वैल्यू है वो कितनी आई, -7 आई। तो पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि हमें डायरेक्टली m की यहां दो वैल्यूज मिल गई, और सोचो कायदे से दो वैल्यूज मिलनी भी चाहिए थी। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m है वो हमें फाइंड करना था, जो कि इससे π/4 एंगल बना रहा है। तो सोचो ऑब्वियसली दो ऐसे हम होंगे, एक ही वाला होगा, एक ही वाला होगा। तो ऑटोमेटिकली मॉड से सॉल्व करने से क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली मुझे एक ही वाला स्लोप मिल गया और दूसरा मुझे एक ही वाला स्लोप मिल गया। ये चला कि हमने सीधा क्या माना, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप निकालना था जो कि इस लाइन से π/4 एंगल में बनाए। तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली ऐसे जितने भी लाइंस होंगे उन सब के स्लोप दे देगा, अगर तुमने सही सॉल्व किया होगा। तो अगर तुमने मॉड लगाया, सब कुछ सही सॉल्व किया, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इस लाइन से π/4 एंगल पे जो लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा वो ऑटोमेटिकली ये दो होंगे। और सही बात है, दो होने भी चाहिए थे। और एक बार मुझे इन लाइन के स्लोप मिल गए तो पॉइंट तो मुझे पता ही था 6 कॉमन से पास कराना था इनको, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा दोनों की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y-1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ कितना, x माइनस का 6। तो एक बार m के लिए -7 छाप देगा, 1/7 छाप दो, समझ गए। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो आगे होगा। अगला देखना, मान लो अगर होता अपना कि हमें मान लो पता करना होता फाइंड स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस, फाइंड स्लोप ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस of the lines, find the angle bisector of the lines कर देता हूं, find the angle bisector of the lines। मान लो पहला लाइन होता अपना 3x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू 1। और मान लेते अगर दूसरी लाइन अगर हमें दे रखा है, कुछ ही मान सकते हैं, जिससे मान लो अपना 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक है, मान लो सर ना ये हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते उनके स्लोप क्या आएंगे, बस हम इसमें इंटरेस्टेड है कि समझ गए, इन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके स्लोप क्या होते। तो पहले ये फील करो, ये सना तुम्हारी दो गिवन लाइंस है, लाइन L1 और ये लाइन मान लेते हैं L2। अब इनके बीच के सना जो एंगल बाइसेक्टर लाइंस होते, जैसे ये वाला, समझ गए, इसके दो एंगल बाइसेक्टर होते और एक एंगल बाइसेक्टर सोचो इसका एक ऐसा होता। तो ये जो दो एंगल बाइसेक्टर लाइंस है, हमें इनके स्लोप चाहिए, समझ गए। अब इसको निकालने के लिए क्या करें, ठीक है, देखते हैं। तो देखा, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सोचो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है अपना, कि सर ना अगर मान लेते हैं ये जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर था, इसका मान लेते हैं स्लोप तुम्हारा m था। अच्छी होता है, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना था, माइनस का 3/4। इस लाइन का स्लोप भी हमें पता है, इस लाइन का स्लोप तुम्हारा कितना है, 2/3। अब सोचो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से ये जो भी एंगल बाइसेक्टर था उसका एंगल सोचो इससे और उसी का एंगल इससे, ये दोनों सोचो बराबर होंगे।
समझ गया ना? और क्यों ना मैं इसी प्रॉपर्टी को सीधा सीधा मैथमेटिकली लगा दूं, ठीक है? तो जो ऊपर वाला थीटा था, समझ गए, ये थीटा, ये कितना आएगा? तो सर tan ऑफ थीटा, ये चला ना, ये एंगल बाइसेक्टर और ये लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही इसको और इसके बीच का एंगल होगा। अच्छी बात है, मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। तो ये जो tan थीटा होगा, ध्यान देना, तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सोचो ये होता। और ये tan थीटा कैसे होता? अब इनके बीच में सेम फॉर्मूला लगाते, तो इनके बीच में सेम फॉर्मूला लगाते तो कितना आता? m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये चला। और चूंकि दोनों tan थीटा बराबर थे तो सीधा मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, समझ गए? दोनों का थीटा बराबर था। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो वापस से मॉड में खोलोगे तो दो केस बनेंगे, एक बार तुम्हारा प्लस वाला, एक बार तुम्हारा कौन सा वाला? माइनस वाला, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले। तो ये कितना जाएगा? 4m प्लस का 3 अपॉन कितना? 4 माइनस का कितना? 3m मॉड। यहां से कितना जाएगा? 3m माइनस का 2 अपॉन कितना? 3 प्लस का कितना? 2m, इसका मॉड। तो एक बार प्लस में खोल लेते हैं, तो प्लस में खोलते हैं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4m प्लस का 3 इंटू कितना? 3 प्लस का 2m, दिस इज इक्वल टू 3m माइनस 2, और यहां से कितना आ जाएगा? 4 माइनस का कितना? 3m, ठीक है? इसे खोल लेते हैं, तो 4m इंटू 2m तो कितना बनेगा? 8m का स्क्वायर, ठीक है? 6m और 12m, 12 और 6 कितना? 18, तो 18m प्लस 3 और 3 तो कितना? 9। यहां से 3m माइनस का 3m माइनस का 9m का स्क्वायर, 6m प्लस का 12m प्लस का, तो 12m और 6m कितना आएगा? 18m, इतना अच्छा, 6m 12m, सही है। और यहां से कितना आएगा? माइनस का 8, देखना 18m से 18m कट गया, 9m स्क्वायर किधर भेज दो, तो यहां कितना बचेगा? 17m का स्क्वायर। और यहां से समझना 9 और इधर माइनस 8 जाता तो ये तुम्हारा कितना जाता? माइनस का कितना? 17, ये चल रहा है ना? तो यहां से समझना सॉल्व करा हमने, तो यहां से हमें मिला m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? -1, मीन्स m की हमें समझना कोई भी रियल वैल्यू यहां से नहीं मिली। ये चला कि m की हमें कोई भी रियल वैल्यू यहां से नहीं मिली। अगले केस हम लोग क्या करते हैं? यहां पे मॉड हटाते हैं, यहां माइनस लगाते हैं। तो यहां माइनस लगाओगे तो सोचो बस इन्हीं में तो चेंज आ जाएगा, सोचो बाकी सब चीज सेम रहेंगी, बस यहां पे एक नेगेटिव आ जाएगा। और यहां पे अगर नेगेटिव होता तो सोचो इन सब का साइन चेंज हो जाता, तो इन सब का साइन अगर चेंज हो जाता तो कितना बनता? तो यहां तो वही बनता 8m स्क्वायर प्लस का कितना? 18m और कितना? प्लस का 9, यहां ये बनता। और इस साइड सबका साइन चेंज हो जाता, तो प्लस का 9m का स्क्वायर माइनस का 18m और कितना? प्लस का 8, ये बनता। इसको इधर ले जाओ या 8m स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो यहां से कितना बनेगा? m का स्क्वायर, यहां से कितना बनेगा? माइनस का कितना? 36m, और यहां से इधर आता तो ये कितना बनता? -1। तो यहां से m की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी आ गई 18 प्लस माइनस का 325। तो यहां से समझना हमें m के दो रियल वैल्यूज मिली, ये चला। और सोचो m की ये जो दो रियल वैल्यूज हैं वो फील करने की कोशिश करो कि वो किसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने मैथमेटिकली किस चीज के लिए सॉल्व किया? हमने एक ऐसे स्लोप की तलाश थी जिसने इसके साथ जो tan थीटा बनाया था वही इसके साथ बनाता। तो मैथमेटिकली ऐसे जितने भी स्लोप होंगे जो इसके साथ और इसके साथ सेम एंगल बनाएंगे वो हमें सारे मिलने चाहिए थे। तो हमें समझना m की दो वैल्यूज मिली, तो शायद समझ में आ रहा होगा एक m की वैल्यू इसको करस्पॉन्ड कर रहा होगा और दूसरा m जो है वो इस वाले लाइन के स्लोप को करस्पॉन्ड कर रहा होगा। ये चला कि दो मिलनी भी चाहिए थी और मैथमेटिकली हमें दो ही मिली। और ये फील करो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक बनी थी, पहली क्वाड्रेटिक दूसरी वाली क्वाड्रेटिक। और सोचो चार सॉल्यूशन हो नहीं सकते थे कि लॉजिकली दिख रहा था दो ही ऐसे स्लोप होंगे, क्योंकि इन दोनों लाइंस के दो ही तो एंगल बाइसेक्टर होते ना। सोचो इन दोनों लाइंस के दो ही एंगल बाइसेक्टर होते, मींस कायदे से हमें दो ही सॉल्यूशन मिलने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास बने थे दो क्वाड्रेटिक। मींस पक्का था इनमें से एक क्वाड्रेटिक के तुम्हारे समझना इमेजिनरी रूट्स आने भी चाहिए थे। ये चला इत्तेफाक नहीं था कि इस वाले क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए थे, कि ये जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक बने थे इनमें से दो के रियल सॉल्यूशन होंगे और दो इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे।
नहीं तो फिर से 4 सॉल्यूशन हो जाते, और अगर 4 सॉल्यूशन हो जाते तो लॉजिकली तो गलत हो जाता अपना। ये समझ में आया? और उससे भी बड़ी बात देखना, ये जो दो आए चलना, ये जो दो स्लोप्स आए इनका प्रोडक्ट करो, तो एक 18 प्लस का रूट 325 और दूसरा 18 माइनस का रूट 325 अंडर रूट ऑफ 325। ये चला, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 325 का स्क्वायर, तो करोगे तो कितना आएगा -1। और देखो बिल्कुल सही बात है, जो ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा तुम्हारा कितना होता है, 90 डिग्री। समझ गए? तो ये जो रूट्स थे उनको ऐसा आना भी चाहिए था कि इन दोनों रूट्स का मैं प्रोडक्ट करूंगा, या यहां पे देखो ये जो तुम्हारा इक्वेशन बनी, यहां पे तुम्हारा -1 आना भी चाहिए था, क्योंकि यही तो प्रोडक्ट रूट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, और वो पक्का -1 होता। ये समझ में आपने क्या कहा? ठीक है, तो जो दो तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके जो स्लोप होंगे वो सीधा कौन से मिल जाएंगे तुम्हारे, 18 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 325। ये चला, चलो बढ़िया, ये सीख गया था। अब समझना, क्या डायरेक्टली पहले ही बता सकते थे कि, समझना देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे, ये क्या था, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू यहां मॉड ऑफ समथिंग था, तो क्या मैं डायरेक्टली बता सकता था कि प्लस में खोलने पे मॉड में दो रियल सॉल्यूशन मिलते या माइनस में खोलने पे दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे? क्या मैं वो डायरेक्टली बता सकता था? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये तुम्हें सोचना है कि जैसे अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देता तुमसे, कोई दूसरा क्वेश्चन देता और जैसे ये लिखा है मॉड ऑफ समथिंग और मॉड ऑफ समथिंग, तो मैं ये पूछना, क्या तुम डायरेक्टली बता सकते थे कि हाँ मैं मॉड को हटा दूं और प्लस में खोल लूं तो दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, या मॉड को हटा दूं और सीधा माइनस लगा दूं तो दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे? क्या ये डायरेक्टली बता सकते थे बिना ये सब करे, समझ गए, बिना चेक किए? ठीक है, ये थोड़ा सोचना, बताना, समझ गए, उससे एक हमारा केस बच जाता या फिर जल्दी सॉल्व हो जाता अपना। ठीक है, तो इसको सोचना, बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, मान लो होता अपना, मान लो इफ वन साइड of a equilateral triangle is x plus y equal to 1 and opposite vertex is 6,6. Find the equation of other two sides. Find equation of other two sides. मान लो हमें ये पता करना था, ठीक है। तो सुनिए कुछ करना, अब ये पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन से कुछ इंक्लिनेशन पे जो लाइन होगा अब हम उसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। समझ गए कि पैरामीट्रिक, पिछली क्लास हमने क्या सीखा था कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो उससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो दूसरा पॉइंट होगा हम उसके लिए निकालना सीखे थे। इस केस में क्या है कि कोई भी अगर हमें एक पर्टिकुलर लाइन गिवन है, उससे अल्फा एंगल पे जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, अब हम लोग वो निकालना सीख गए। समझ गए? तो देखना, तो इफ वन साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 1। थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं तुम्हारा कौन सा लाइन होता है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1। जो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स था वो तुम्हारा कितना था, 6,6। तो हमें क्या चाहिए थे, इसके बाकी दो वर्टेक्स चाहिए थे। तो देखो, तो ये तो कंफर्म था कि जो भी इक्वल ट्रायंगल बनेगा कुछ सिमेट्रिक बनेगा, और चूंकि अगर इक्वल ट्रायंगल होगा तो सर ये जो हमें दो साइड्स की इक्वेशन हमें निकालनी थी, ये सोचो इससे कितना एंगल बनाते, 60 डिग्री 60 डिग्री। ये चला, तब जरा ये फील करने की कोशिश करो, ये हमारे पास गिवन लाइन था जिसका स्लोप कितना था, -1। सोचो ये गिवन लाइन था, हमें इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लाइन एक इस साइड ये एक लाइन चाहिए थी, और इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लाइन इस साइड को एक ही लाइन चाहिए थी। सोचो, इस लाइन से 60 डिग्री क्लॉकवाइज को इंक्लाइन और इस लाइन से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को इंक्लाइन, हमें ये दो लाइंस के स्लोप चाहिए थे। तो क्यों ना मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन होता इसका स्लोप होता कितना, m। अब इस लाइन का और इस लाइन के बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो कितना आएगा, tan ऑफ 60 मींस कितना, √3 इक्वल टू m माइनस का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यह था,
तो यहां से कितना बन जाएगा m प्लस का 1 अपॉन कितना 1 माइनस m का मॉड। और चूंकि ये मॉड था तो एक बार प्लस का रूट 3 बनेगा, एक बार माइनस में खोलेंगे, तो सर ना ये कुछ अपने दो ऐसे बन गए, समझ गए। तो पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस वाले को सॉल्व करते तो यहां से कितना होता 1 माइनस का m टाइम्स ऑफ कितना रूट 3 इक्वल टू कितना m प्लस का कितना 1। तो यहां से तुम्हारा कितना बन जाएगा रूट 3 माइनस का 1, रूट 3 माइनस का 1, और यहां से अपना m था, ये सेट जाता प्लस का 1 था, तो यहां से कितना होता है रूट 3 प्लस का 1। तो एक m की वैल्यू ये आ गई। माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाले को करते तो यहां से कितना होता रूट 3m माइनस का रूट 3 इक्वल टू कितना m प्लस 1, समझ गए। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस का कितना रूट 3। तो जो दूसरा m होता वो तुम्हारा ये मिल जाता। और सोचो 2m मिलने भी चाहिए थे। इस लाइन से 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे जो लाइंस होंगे, तो देखो एक ये होगा एक ये होगा, और सोचो ऑटोमेटिकली ये जो दो लाइंस मिले हमें, वो एक इसका स्लोप मिल गया और एक इसका स्लोप मिल गया, ये चला, और इनके मुझे स्लोप मिल गए, पॉइंट तो पता ही था, तो मुझे सीधा क्या होगा ये जो दो तुम्हारे साइड्स होंगे इनकी डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगी, ये चला। और सना ये जो स्लोप थे वो सना इत्तेफाक नहीं थे, देखो बड़े अच्छा है, देखो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखना कितना आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना रूट 3 माइनस 1। तो देखो इस स्लोप को अगर मैं k नाम दूंगा तो सोचो ये क्या लिख रखा है 1/k तो लिख रखा है, फील करो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो अगर ये k होगा तो ये 1/k होगा। और याद करो सही बात भी है, याद हो तो मैंने बताया था कि y इक्वल टू x, सोचो 6,6 किस पे अप्लाई करे, y इक्वल टू x पे अप्लाई करेगा। तो सर ये जो दो लाइंस है ये वाली और ये वाली, सोचो ये सोचो इस y इक्वल टू x से सोचो बराबर एंगल पे इंक्लाइंड थे, थीटा थीटा, ये चला। तो एक का स्लोप अगर k होगा तो दूसरे का क्या होगा 1/k टाइप का होना भी चाहिए था, ये चला, ठीक है। तो सर ना लाइंस के जो स्लोप आने चाहिए थे वो कुछ ऐसे आने भी चाहिए थे। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, आगे चले, चलो आगे देखना, इसको हटा रहा हूं ना, देखना जैसे मान लो इक्वेशन होता if the line 2y minus x equal to 4 it is rotated about minus 4,0 by pi by 3 angle in clockwise direction, ठीक है। then find the equation of the new line। देखना मैं सामने से होना क्या कि इस लाइन को सुनना minus 4,0 का वाट रोटेट कर दिया pi by 3 एंगल से, तो ये जो लाइन होगा इसका स्लोप कितना था 1/2 और minus 4,0 से पास होगा। सुना ये जो लाइन थी कुछ अपनी ऐसी थी। अब हमने क्या किया इसको pi by 3 एंगल से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सना pi by 3 एंगल से रोटेट करोगे तो सना हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो इस लाइन से सना pi by 3 एंगल बनाता हो, ये चला। तो हमें इसी का तो स्लोप चाहिए था, तो मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप होता है कितना होता है m। अच्छा तो इसका जो स्लोप था हमें पता था कितना होगा 1/2 होगा। तो देख लेते हैं, सीधा फॉर्मूला छा देते हैं, tan ऑफ pi by 3 मींस कितना बनेगा रूट ऑफ 3 इक्वल टू कितना बनेगा m माइनस का 1/2 अपॉन कितना 1 प्लस का 1/2 इंटू कितना m, ये बनता। यहां से कितना बन जाएगा 2m माइनस का 1 अपॉन कितना 2 प्लस m, और इसका जो मॉड था वो रूट 3 के बराबर था, ठीक है। तो एक बार प्लस में खोलते एक बार माइनस में खोलते, तो 2m माइनस 1 इजकल टू कितना 2 रूट 3 प्लस का कितना 2m, सॉरी 2 रूट 3 प्लस का कितना रूट 3m, ठीक है। तो एक बार m की वैल्यू जब यहां प्लस लेते तो कितना आता 2 रूट 3 प्लस 1, तो 2 रूट 3 प्लस 1 और 2 माइनस का रूट 3, सोचो एक केस में ही आता और एक केस में यहां पर और यहां पर माइनस आते, तो यहां पर माइनस अगर आते तो उस केस में m कितना आता माइनस का 2 रूट 3 प्लस का 1, तो 1 माइनस का 2 रूट 3 अपॉन ये माइनस रूट 3 इधर आता, तो यहां से कितना आता 2 प्लस का रूट 3। तो सुना हमारे पास ये दो स्लोप्स मिलते हैं, ऑब्वियसली दो स्लोप मिलने भी चाहिए थे क्योंकि इससे pi by 3 एंगल बनाने वाले से ऐसे दो लाइंस होंगे, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में सना पूछा गया था इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मैं हमेशा ना इस वाले स्लोप में इंटरेस्टेड थे। अब क्वेश्चन होता है इन दोनों में से ये जो स्लोप था वो था कौन सा, ठीक है। तो वैसे फिगर से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो आंसर आना चाहिए था, जैसे सोचो उसका आंसर उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए था कि नेगेटिव होना चाहिए था। बिल्कुल हमारा जो आंसर होना था उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सोचो इसका जो स्लोप था वो सोचो 1/2 है,
1/2 मीन्स सोचो 1 से कम है, मीन्स ये इसका सोचो जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता सोचो पक्का वो π/4 से कम होता, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर π/4 से कम है तो इससे अगर π/3 अगर तुम रोटेट करोगे तो वो पक्का लाइन कुछ ऐसी बनेगी, और ऐसी बनेगी मीन्स पक्का उसका स्लोप जाएगा वो नेगेटिव वाला आएगा, और ये जो π/3 ऊपर वाला बना इसका जो स्लोप आएगा वो पक्का तुम्हारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा। सोचो इसका स्लोप पॉजिटिव आता और इसका जो स्लोप आता जो हमें चाहिए था उसका स्लोप कैसा आता, तुम्हारा नेगेटिव आता। ये चला, तो बस ये देखना है तो भाई इन दोनों में से नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, तो इन दोनों में साफ साफ दिख रहा था नेगेटिव वैल्यू ये वाली थी, मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। ये चला, इतना है समझ में। तो अब क्वेश्चन उठता है क्या हम बार बार यही करेंगे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर ना, जैसा कि मान लो कोई पर्टिकुलर लाइन है, अब ये तो हम निकालना सीखे कि भाई इस लाइन से किसी भी थीटा पे एंगल पे जो नई लाइन आता है उसका स्लोप क्या होगा, तो 2 थीटा होता है, एक इस साइड बनता है एक इस साइड बनता, तो हम दोनों के स्लोप निकालना सीख गए। लेकिन अगर मान लो मुझे एक ही साइड का चाहिए तो क्या हम बार बार इस मॉड को सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी फिर हम देखते फिरेंगे कि भाई हमें कौन सा वाला चाहिए था। समझ गए ना, एक ऑप्शन तो ऐसा था कि हर बार क्या मॉड को सॉल्व करो तो तुम्हें हमेशा 2 स्लोप्स मिलेंगे, अब उसमें से तुम्हें फिर डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें कौन सा चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से। या दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई गिवन लाइन होता जिसका स्लोप हमें m1 पता है, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता मान लेते हैं वो अल्फा होता। अब मान लो मुझे इस लाइन से बीटा एंगल बनाने वाला एक और लाइन चाहिए था जो कि इससे बीटा एंगल बनाए सुना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चला, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए था जो इस गिवन लाइन से बीटा एंगल बना रहा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए, मींस ऊपर की साइड जा रहे हैं तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर जा रहे हैं समझ गए तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए था। तो जरा ये फील करने की कोशिश करो m बेसिकली क्या होगा, सोचो ये जो लाइन होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो जरा सोचो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो होगा सोचो वही तो m होगा। फील करो, ये चला क्वेश्चन क्या है कि ये एक गिवन लाइन थी m1 जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ अल्फा था। अब हमें इस एंगल से बीटा एंगल पे जो लाइन होगा उसका स्लोप चाहिए था, और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम इसका स्लोप निकालने में इंटरेस्टेड थे, वो भी डायरेक्टली, मतलब ये स्टेप नहीं करना। देखो एक स्टेप तो एक तरीका तो ये था कि भाई इसका स्लोप m मान लो, ठीक है, इनके बीच का एंगल बीटा था, तो tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। तो ऑटोमेटिक 2 वैल्यूज आती है, एक इस साइड एक इस साइड, फिर तुम्हें देखना पड़ता हमें कौन चाहिए था। हम दूसरा देख रहे हैं, तो ये अल्फा था ये बीटा था, तो सोचो इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो कितना हो जाता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये m होता। tan ऑफ अल्फा तो ये कितना होता है, tan ऑफ अल्फा, और अच्छी बात है tan ऑफ अल्फा जो था वही तुम्हारा m1 था अपना, तो ये कितना हो जाए, खोलो tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का m1 इंटू कितना tan b। ये फील करो, तो ये जो होता वो सीधा सीधा हमें m की वैल्यू मिल जाती। ये समझ में आया। और इस बार ध्यान देना मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि अंडरस्टूड था कि एग्जैक्टली tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही m होता। सोचो मींस डायरेक्टली m1 प्लस tan बीटा अपॉन यही बनता अपना, तो इससे मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हमने क्या करा, और देखो ये कुछ आना भी चाहिए था, इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि ये जो तुम्हारा m स्लोप होता वो पक्का m1 से बड़ा होता, मींस m1 में कुछ जुड़ा। सोचो m1 में कुछ हमने ऐड किया, और कितना ऐड किया, tan बीटा, और नीचे क्या था 1 माइनस का m1 इंटू tan बीटा। देखो यहां मैंने 1 से और कुछ कम भी कर दिया, मींस ये नीचे भी बढ़ाना चाहता है, ऊपर वाली चीज भी बढ़ाना चाहता है, और सही बात है, देखो वैल्यू कुछ बड़ी आनी भी चाहिए थी। देखना अभी मैं जब दूसरा लिखूंगा तो शायद समझ में आ जाए। अब मान लो अगर मुझे इसी को अगर बीटा एंगल अगर सचो क्लॉकवाइज अगर चाहिए होता, जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा गिवन लाइन है, इसका स्लोप कितना है m1 और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अल्फा। अब इसी लाइन से बीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमें जो लाइन होती उसका अगर स्लोप चाहिए होता, तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना होता, m होता। तो जरा सोचो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा अब कितना होगा, ये टोटल यहां से लेके यहां तक पूरा अल्फा था और बीटा ये था, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा। तो जरा सोचो tan ऑफ अल्फा माइनस का जो बीटा होता यही तो m होता। ध्यान देना कोई मॉड की जरूरत नहीं है,
ये एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था इसका, और ये इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता, और अच्छी बात है tan ऑफ अल्फा जो था वही तो तुम्हारा m1 था, तो tan ऑफ अल्फा जो था वही तुम्हारा m1 था, तो इसको खोलो tan a माइनस tan b, तो m1 माइनस का tan बीटा अपॉन 1 प्लस m1 इंटू tan बीटा, ये चला, तो डायरेक्टली हमें क्या होता, इसका स्लोप मिल जाता। और वापस से देखना, मैंने किसी भी मॉड का यूज नहीं किया, समझ गए ना। और देखो सही बात भी थी, इसका जो स्लोप आना चाहिए था वो कुछ कम आना चाहिए था m1 से, तो m1 में कुछ घटा, ये चला, तो शायद इसको फील कर पा रहे होगे कि ऐसा कुछ आना भी चाहिए था। तो ये दो रिजल्ट्स हम लोग याद कर लेंगे, था ना। याद करना बड़ा आसान था कि अगर कोई लाइन है, इससे हमें बीटा एंगल रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कुछ जुड़ेगा, तो m1 प्लस tan बीटा, और ऑब्वियसली ऊपर प्लस यूज किया तो नीचे माइनस यूज करोगे, तो 1 माइनस m1 इंटू tan बीटा। और अगर हमें m1 से ना अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बीटा जाना था तो कुछ घटेगा, तो m1 माइनस tan बीटा, और ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आएगा, तो 1 प्लस m1 इंटू कितना tan बीटा। अब जरा फील करने की कोशिश करो, ये जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली हो जाता, क्योंकि इसका जो स्लोप था वो तुम्हारा कितना था, 1/2 था। हमें क्या चाहिए था, इससे ध्यान देना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना था, कितना, π/3, मींस क्लॉकवाइज मतलब से ना कुछ कम करना था, समझे, क्लॉकवाइज मतलब कम, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ स्लोप बढ़ाना है, तो समझना, तो 1/2 से हमें कुछ कम करना है, मींस माइनस होगा, तो 1/2 माइनस tan बीटा, और कितना, tan ऑफ π/3, और ऊपर माइनस आए तो नीचे कितना आएगा, प्लस 1/2 इंटू कितना, π/3, और देखो कुछ वैसे ही आएगा, समझ गए ना। देखो 1 माइनस का 2√3 अपॉन कितना, 2 प्लस का √3, ठीक है, शायद यही था, ठीक है, समझ गए। तो अब हम समझना, ये चीज हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ये समझ में मैंने क्या क्या कहा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं ना, अभी देखना समझ में आएगा, देखना। जैसे मान लो येलो क्वेश्चन होता, इफ द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑन अ फ्लैट मिरर इज इतना, जैसे मान लो सना अगर कोई मिरर होता अपना ऐसा कुछ, ठीक है, इसमें सना मान लो एक रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा कितना, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 1, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर लाइन, तो ये जो मिरर लाइन है इसकी इक्वेशन हमें दे रखा कितना, 3x प्लस का कितना, 2y इक्वल टू कितना, 5, ये दे रखा था। तो सना ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए थी, क्या होगी, ठीक है। तो सना मैं ये पॉइंट नोटेशन तो निकाल सकता हूं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके, तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका दुगना करके इसमें जोड़ दो, तो y से y कट जाएगा, तो इसका दुगना करते तो 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना, 7x, और 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 7, तो 7x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आया, 1, x के लिए 1 छाप दो, तो x में अगर छापोगे तो 2, समझ गए, तो यहां -1, तो y भी कितना आ जाएगा, 1, तो ये पॉइंट तो कितना आ गया, 1,1। अब सर हमें ये इक्वेशन निकालनी थी इस रिफ्लेक्टेड रे की, तो सर ना क्यों ना रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो ये सर ना अगर नॉर्मल होता इस मिरर पे, तो ये चीज हमें पता है कि ये थीटा और ये थीटा ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से। और अगर ये दोनों थीटा होंगे तो सोचो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, मीन्स अगर ये एंगल को अगर मैं अल्फा कहूंगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा, मीन्स इंसिडेंट रे का मिरर से जो एंगल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होगा मिरर से। पिछला कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में जो एंगल है वही अपना रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच का एंगल होगा। तो बस हमें इसका स्लोप ही तो चाहिए था, देखो पॉइंट तो हमें पता ही था 1,1 होगा, बस इसका स्लोप और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये चला, अब स्लोप चाहने के लिए तो सिंपली वही करते, तो इन दोनों के बीच का जो tan अल्फा होगा वही इन दोनों के बीच का tan अल्फा होगा, तो इनके बीच का tan अल्फा निकाल लेता हूं। तो इसका स्लोप कितना था 2, इसका स्लोप कितना था -3/2, तो इनके बीच का tan अल्फा कितना आएगा m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का कितना 3, समझ गए। और इनके बीच का tan अल्फा कितना आएगा, इसको m मान लिया, तो m1 और कितना माइनस का m2 अपॉन कितना 1 प्लस का m1 m2, ये चला। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 4 और 3 कितना 7, तो 7 और नीचे कितना बन जाएगा माइनस का कितना 4,
-2 और 2 4, मॉड है तो फर्क नहीं पड़ता। और यहां से कितना आ जाएगा अपना 2m प्लस का 3 अपॉन 2 माइनस का कितना 3m, और ये किस में था तुम्हारा मॉड। तो एक बार प्लस में खोलते हैं माइनस में खोलते हैं। तो प्लस में खोलोगे तो यहां से कितना बन जाएगा 14 माइनस का कितना 21m इक्वल टू यहां से कितना बनेगा 8m और कितना प्लस का 12। ठीक है, तो जब प्लस में लोगे तो इसको साइड भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 29m, और यहां से कितना आता 2, तो 2 बाय कितना 29 एक m के लिए आते। एक बार यहां माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लोगे तो इसको इधर भेजोगे तो ये जो पूरा टर्म होगा नेगेटिव बनेगा, तो माइनस का 14 और कितना प्लस का कितना 21m इक्वल टू कितना 8m और कितना प्लस का 12। यहां से इसको इधर भेजो, समझ गए ना। तो यहां से तुम्हारा कितना बनता, यहां से 21 और यहां से कितना माइनस का 8, ठीक है, कुछ 13 बनता। और यहां से कितना बनता तुम्हारा देखो 26, ये ना, यहां से कितना ना 13 और यहां से तुम्हारा कितना ना 26, तो यहां से m तुम्हारा कितना आता 2 आता। और सही बात है देखना, हमें 2m की वैल्यू मिलनी भी चाहिए थी, समझना, हमें 2m की वैल्यू मिलनी भी चाहिए थी। एक 2 बाई, क्योंकि सर ना हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया कि इनके बीच का जो एंगल था वही मैंने इसके बीच का एंगल कर दिया। तो ऐसा m जिसका इससे जो एंगल है वो बराबर है जो इसका इससे एंगल था, तो इसमें से ना एक जो स्लोप आया वो 2 आया, और सर 2 सोचो इत्तेफाक नहीं था, 2 इसी का स्लोप था। तो सर सही बात भी है कि इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो सोचो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा। तो ऐसा m जिसका इससे जो एंगल था वो इसके बराबर था 7/4 के, तो एक ही वाली लाइन होगी, एक वाली लाइन होगी, और ऑटोमेटिकली ये जो था वो इंसिडेंट रे का ही स्लोप हो गया। मींस ये जो दूसरा स्लोप जो तुम्हारा आया होगा ये तुम्हारा किसका स्लोप रहा होगा, हमारे रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप रहा होगा, समझ गए। और रिफ्लेक्टेड रे का अगर हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट हमें पता ही था, तो कितनी इक्वेशन आ जाएगी y-1, या देखो सीधा स्लोप कितना था 2/29, तो सीधा इक्वेशन कितनी आएगी 2x माइनस का कितना 29y, समझ गए, स्लोप 2/29 इक्वल टू 1,1 से पास करना था, तो माइनस का कितना 27, ये चला। तो सीधा इसकी इक्वेशन हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो उम्मीद है ये एंगल्स वाला पार्ट सीख गए होगे कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखना, हाँ अगला देखना, अगला लोग देखते देखना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा लाइन होता, ठीक है, मान लेते इसकी जो होता, इसके जो इक्वेशन होता मान लो होता ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना 0, और मान लेते ये कोई तुम्हारा पॉइंट है तुम्हारा कितना अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट का मुझे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना था, कितना होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस तुम्हारा d जो आएगा वो सीधा होता है किसके बराबर, मॉड ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, समझ गए। मैं सीधा इस अल्फा बीटा को क्या करो, इस लाइन में छाप दो, समझ गए। इस अल्फा बीटा को इसमें छापते तो x के यहाँ पे अल्फा आता, y के यहाँ बीटा आता, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, समझ गए। सबको मैंने इक्वल टू के साइड लिया है, तो सबको इक्वल टू के साइड लिया है, तो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो होगा सीधा क्या होगा, इस पॉइंट का इस लाइन से ध्यान देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। इसका प्रूफ सोचने की कोशिश करना, मुझे डिस्कशन बताना, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये जानना काफी काम की चीज है, बहुत बार यूज होता है, ठीक है। मींस अब हम लोग सला किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से ध्यान देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अब देखते हैं, मान लो अगर अपना क्वेश्चन होता फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल whose one of the sides is 3x minus 4y equal to 6 and orthocenter
एंड ऑर्थो सेंटर इज -1,2। समझ गए? हमें एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता करना था जिसका एक साइड जो था वो 3x - 4y = 6 था और उसका जो ऑर्थो सेंटर था वो -1,2 पे लाई कर रहा था। अब पहले तो ये फील करने की कोशिश करना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो सोचो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर सब एक ही जगह पे ही लाई करते हैं। तो सुना इसका जो सेंट्रोइड होगा सोचो वो भी -1,2 पे होगा, ये चला। और ये मान लो उसका एक साइड दे रखा था कितना 3x माइनस का कितना 4y = कितना 6। अब ये समझ गए ना, सेंट्रोइड भी तो -1,2 पे होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था अपना, ठीक है। और ये चीज हमें सोचो पता है कि अगर मैं सना अगर इसके परपेंडिकुलर लेंथ अगर निकालूं तो अगर सना परपेंडिकुलर लेंथ अगर सना टोटल अगर h अगर होगा तो सर ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा h/3 आएगा। सब 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। मींस -1,2 का सोना जो डिस्टेंस आएगा 3x - 4y = तुम्हारा इससे 6 से वो तुम्हारा किसका h/3 के बराबर होगा। तो क्यों ना मैं सोना -1,2 का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेता हूं इससे। तो -1,2 का डिस्टेंस अगर इससे निकालना होगा तो सिंपली क्या करो, -1,2 को सीधा इसमें छाप देते हैं। तो सीधा इसमें छाप देंगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा -3 -4 × 2 -8 और ध्यान देना सब टर्म्स को इक्वल टू के इस साइड ले आओ और यहां से कितना आएगा -6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट मींस कितना √25। तो यहां से कितना 8 और 3 11 और 6 कितना 17, तो 17/5। समझ गए? और ये जो डिस्टेंस होता था ना ये h/3 के बराबर होता। तो h जो आता तुम्हारा ये कितना आया था 51/3। और जरा सोचो h जो होता वो क्या होता, अगर इसका साइड लेंथ अगर मैं a कहूंगा तो a का सोचो जो √3/2 होगा, सोचो a का जो √3/2 होगा वही तो अपना h होगा। सोचो ये 60 डिग्री अपना, तो a का sin 60 चला। तो यहां से a जो आता वो कितना आता 2h/√3। h के लिए छाप दो तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 102/3√3। ये समझ आया? समझे 2h/ कितना √3 इसमें छाप दे सीधा। और एक बार a मिल गया तो इसका जो एरिया होगा वो सीधा कितना आ जाएगा √3/4 इंटू कितना a का स्क्वायर। समझ गए? तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर और a के लिए सीधा छाप दो तो 102/कितना 3√3 का कितना होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? तो ये इसका तुम्हारा एरिया आता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो सर अब हम लोग सर किसी भी एक पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख गए। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन होता फाइंड distance between the parallel lines, find the distance between the parallel lines। और मान लो पैरेलल लाइंस अगर हमें दे रखा है, एक हमारा दे रखा है 2x + y = 6 और दूसरा मान लो अगर हमें दे रखा था 4x + 2y = कितना -1। समझ गए? ऑब्वियसली दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि इसका भी स्लोप -2 था, इसका भी स्लोप -2 था। जैसे ना एक पैरेलल लाइन ये था, दूसरी पैरेलल लाइन ये थी। इसकी इक्वेशन क्या थी तुम्हारी 2x + y = कितना 6 और इसकी कितनी थी 4x + कितना 2y = कितना -1। अब इनके बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। तो इसको करने के लिए सर ना बहुत तरीके होंगे। तो एक तो बड़ा सिंपल तरीका, क्यों ना मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लूं, कोई भी एक पॉइंट मान लूं, तुम्हारी मर्जी। तो मैं सीधा x को 0 छाप दे रहा हूं, तो x को 0 छापोगे तो y कितना आएगा 3, सॉरी y कितना आएगा 6। तो चाहो तो तुम 0,6 मान लो या y को 0 छाप दो और x कितना ले लो 3, तो यार 3,0 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं मैंने y को 0 छाप दिया तो x कितना आता 3, तो 3,0 से ना इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट का इस लाइन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं तो वो जो डिस्टेंस आएगा वही तो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। तो सीधा 3,0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करेंगे सीधा 3,0 यहां छाप दो तो 4 × 3 कितना 12 प्लस 2 × 0 0। इस वन को ध्यान देना इधर लाओगे अपॉन √a² + b²। ध्यान जिस लाइन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालते हैं उसका √a² + b²। तो ये कितना आ जाएगा √ ऑफ कितना 20। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 13 बाय कितना √20।
ये समझ गए? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो अब समझना, अब हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी निकालना सीख गए। सोचो, तो अब अगर सोचो कि इसका मैं अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं, और अगर एक लाइन की इक्वेशन अगर मान लो होता ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इक्वल टू सी वन, और दूसरी लाइन की मान लो इक्वेशन होता ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना सी टू। चूंकि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये दो टर्म तो सेम होने चाहिए थे अपने, एक का C1 हो गया, एक का C2 हो गया। तो इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए होगा हमें, तो सीधा मैं क्यों ना इसके ऊपर एक पॉइंट मान लूं। तो इसके ऊपर मान लेते हैं, मैं एक पॉइंट मान लेता कितना, अल्फा कॉमा बीटा। तो सुना, अल्फा बीटा अगर इसके ऊपर अगर लाई करेगा तो सोचो अल्फा बीटा इसको सेट से करेगा। तो सोचो इससे हमें एक रिलेशन क्या मिला, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू कितना, C1। समझ गए हमने क्या करा, अल्फा बीटा इसके ऊपर एक पॉइंट माना, समझ गए, तो इसको सेट से करता। अब अल्फा बीटा का मैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं। तो अल्फा बीटा का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा सीधे इसमें छाप देंगे। तो सीधे छापोगे तो कितना बन जाएगा, ए अल्फा प्लस का बी बीटा और माइनस का कितना C2 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। और अच्छी बात है सुना, ए अल्फा प्लस बी बीटा जो था ये C1 के बराबर था। तो यहां से इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे, C1 से। तो C1 माइनस C2 अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा सीधा उनके जो, समझ गया, C1 कांस्टेंट टर्म्स थे उनका डिफरेंस अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया? तो हम लोग क्या ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, ठीक है, समझ गए ना? ये सीधा क्या होगा,